So, a very good day to all my dear students. कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर अपन ने शुरू किया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, चाहे बिल्डिंग बनाने का, ब्रिज बनाने का, रोड बनाने का, डैम्स बनाने का, ठीक है, बड़ी बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाने का, तो इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का मेन फीचर क्या है, कल अपन ने समझा कि एक तो इनका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, 2 4 6 8 महीने साल भर में ख़त्म नहीं होता, 2 3 4 साल तक चलता है। और इनमें ऐसा भी नहीं है कि काम ख़त्म होने के बाद ही सारा पैसा आता है। जैसे जैसे काम करते जाते हैं वैसे वैसे सामने वाले को, यहाँ पर जिसके लिए वो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टी। और जो काम कर रहा है वो कौन हो गया, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अपन ऑर्डिनरी भाषा में ठेकेदार जिसको बोलते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा अच्छा टर्म कॉन्ट्रैक्टर। और जिसके लिए बिल्डिंग बन रही है वो कौन हो गया, कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर जैसे जैसे काम करता है कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लेता जाता है। सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग मनी एज एंड व्हेन द वर्क इज़ बीइंग डन। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते सारा प्रॉफिट काम खत्म होने पे ही कैलकुलेट होना चाहिए, रादर हर साल उस कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिल में जाता रहेगा और वो थोड़ा इवन अप भी हो जाता है और वो लॉजिकल भी है। लॉजिकल क्यों है, अपन इसको आज थोड़ा और समझेंगे। और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग इज़ कि हम जितने भी तरह के काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हर एक का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हर एक की प्रॉपर कॉस्टिंग चाहिए, ताकि हर प्रोडक्ट पे, हर सर्विस पे, हर कॉन्ट्रैक्ट पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो कैलकुलेट हो सके। कि उसके बिना मैनेजमेंट फ्यूचर प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता, फ्यूचर के डिसीजन नहीं ले सकता। तो कॉस्टिंग इज़ अ इमेंस यूज़ फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो मैंने आपको कल कहा था कि ये जो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, बिजनेसमैन ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, मतलब उस कॉन्ट्रैक्टर के अगर मान लीजिए 5 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो हर कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लिया जाएगा। सो विल हैव अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कॉन्ट्रैक्ट ए का अलग से अकाउंट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बी चल रहा है तो अलग से बन जाएगा, सी चल रहा है तो अलग से बन जाएगा। और ये सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट है। सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट इन द सेंस डेबिट में सारे खर्चे आ जाएंगे, क्रेडिट में इनकम स्टॉक आ जाएगा और आपका प्रॉफिट आ जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना हुआ। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग बनाने का कारण मैंने कल भी बहुत बार बताया कि प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट वाइज चाहिए, सिर्फ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक कर लेके नहीं, इवन फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए भी। पिछले साल भी हमने इस तरह का काम किया था तो उसमें ये पैसा लगा था। सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेपरेटली फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। और अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा क्यों है, क्योंकि कल मैंने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस आते हैं, सामने सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक आता है, इसमें भी वैसा ही होगा। बस नई चीज़ यही है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, आज तक हमेशा हम कॉस्ट पे वैल्यू करते आए थे, यहाँ पर वो कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होकर के थोड़ा ज़्यादा पे वैल्यू होगा। और उसका अपना एक जस्टिफाइड रीज़न है। कारण जितना काम आपने कर दिया उतना पैसा आप सामने वाले कॉन्ट्रैक्टी से लेने के लिए हकदार हो गए हैं। यू आर एलिजिबल, यू हैव द राइट टू रिसीव द मनी। रीज़न, जब कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट बनता है तो उसमें ये सब चीज़ें लिखी जाती है कि इतना काम होने पे इतना पैसा दे दिया जाएगा, इतना काम होने पे इतना पैसा दे दिया जाएगा। और जनरली बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में देयर इज़ ऑलवेज अ क्लॉज कि दोनों में से जो भी पार्टी जिस पर्टिकुलर स्टेज पे चाहे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो इसका मतलब आपने जो पैसा ले लिया वापस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशंस किए जा सकते हैं, दैट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए हम इसको नॉर्मल बिजनेस वाले प्रोडक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। नहीं, जब तक प्रोडक्ट पूरा बना करके सामने वाले को दिया नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, यहाँ पर जैसे जैसे काम करते जाएंगे जनरली से प्रॉफिट होता जाएगा। अच्छा, दूसरा, ये सब कंस्ट्रक्शन के काम है।
तो ऐसा तो है ना, एक बिल्डिंग में मेरे घर पे बना करके फिर कॉन्ट्रैक्टर को ले जा करके ये लो साहब आपकी बिल्डिंग, उसी की साइड पे बन रही है, उसको उठा के मैं वापस ले जा नहीं सकता। रोड भी बन रही है तो गवर्नमेंट की जगह में ज़मीन पे ही बन रही है, वहाँ से मैं वापस उसको उखाड़ के तो ले जा नहीं सकता। तो इसलिए इनका नेचर ऑफ बिजनेस ही बिल्कुल अलग तरह का है, इसलिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट भी अलग है। और समझिएगा, ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉस्टिंग में नहीं है, फिनेंशियल अकाउंट्स में भी यही रूल है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनने वाला है, मैंने कहा इसमें ब्रॉडली तीन चीज़ें आएगी खर्चों में, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्यों, पूरे सब्जेक्ट में अपने तीन चीज़ों से ही पाला पड़ना है हर बार, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। बस उसकी कैलकुलेशन, उसका प्रेजेंटेशन चैप्टर बाय चैप्टर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। पर अब थोड़ा सा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कॉस्टिंग का है और फिनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट्स का फ़र्क ही यही है कि फिनेंशियल अकाउंट्स बाहर ज़्यादा ध्यान रखता है, लोगों का ज़्यादा ध्यान रखता है, डेटर, क्रेडिटर, लोन्स, एडवांसेस, बैंक, ठीक है। वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक बार माल आ गया वो ध्यान रखेगा, माल आने के बाद, रॉ मटेरियल आने के बाद वो कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो फिनेंशियल अकाउंट्स कहता है उतना हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो उसके लिए कौन है अपना इंटरनल आदमी, कौन, कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स क्या करता है, हर मटेरियल मूवमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। रीज़न, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यू हैव अ सेपरेट स्टोर्स डिपार्टमेंट, मतलब जहाँ पे सब तरह का माल पड़ा रहता है। अब किसी भी डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन वालों को किसी भी तरह का मटेरियल चाहिए, ओके, तो उसको स्टोर्स डिपार्टमेंट से जा कर के लाना पड़ेगा। हाँ, लाने का मतलब ये नहीं एक शक्ल देख करके दे देगा, बाकायदा रिक्विजिशन स्लिप इशू होगी, उस पर साइन होगा, वो दे जा करके आप दिखाओगे तब वो मटेरियल इशू होगा और वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 5,000 आदमी काम कर रहे हैं, हाउ यू विल बी एबल टू ट्रेस कौन सा मटेरियल कहाँ गया, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इतना सारा सिस्टमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है ताकि कभी भी कोई भी पूछ ले कि ये मटेरियल 100 किलो आया, बताओ कहाँ पे गया, आप कहेंगे अभी रिकॉर्ड खोलते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ रिटन एंड शोन, और उसके बेसिस पे ये सारी इंटरनल अकाउंटिंग की जाती है। समझिए, ये इंटरनल अकाउंटिंग में क्यों बोल रहा हूँ, कारण मटेरियल इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, वहाँ गया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन घूम रहा है, फिनेंशियल अकाउंट्स को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मटेरियल तो अपने पास ही है। मटेरियल यूज़ होकर के फिनिश गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स होकर के सेल हो गया, फिनेंशियल अकाउंट्स तो सीधा लास्ट में पकड़ता है कि फैक्ट्री से बाहर कब गया, सेल के वक्त, क्योंकि सेल पकड़ लो। जबकि कॉस्ट अकाउंट्स क्या करता है, यहाँ से उधर गया, उधर गया, इधर गया, सब जाकर के फिनिश हुआ, फिर सेल हुआ, वो हर एक मूवमेंट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो कल मैंने आपको कहा भी था कि जैसे रॉ मटेरियल है तो हर रॉ मटेरियल का अलग अलग क्या होगा, अकाउंट बनेगा। आपने कहा हाँ साहब परचेज किया, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ए में भेजा, कॉन्ट्रैक्ट बी में भेजा, मान लो जॉब एक्स में भेजा, जॉब वाई में भेजा, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में भेजा। तो जैसे भी है, जहाँ जहाँ मटेरियल गया, आप समझ लो प्योर डबल एंट्री सिस्टम वाला हर एक का अकाउंटिंग हम क्या करते जाएंगे, इसमें करते जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट विल कीप ऑन डूइंग अकाउंटिंग फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल मूवमेंट। तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, इसको अपन फाइनल अकाउंट्स की तरह नहीं समझें, ये हमारा नॉर्मल लेजर अकाउंट की तरह है। इसमें जो जो खर्चे लगेंगे इसमें आकर के डेबिट होंगे, वापस कुछ क्रेडिट्स आएंगे। हाँ, पर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्म भी लेता है, क्योंकि लास्ट में इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, प्रॉफिट भी आ जाता है। नॉर्मल लेजर अकाउंट में तो प्रॉफिट्स और ये सब आते नहीं हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द बेसिक फीचर। आज अब अपने को समझना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या क्या खर्चों को किस किस तरह से लिखा जाता है। प्रेजेंटेशन अगेन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और कॉस्टिंग में तो जब मैंने कहा हर एक मोमेंट का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। आपने कहा ओके मटेरियल, क्वेश्चन ने 2-4 बार दिया है, मटेरियल यहाँ आया, वापस गया, ये हुआ, आपने कहा नेट कैलकुलेट करके लिख दे, नो, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। ओके, चलिए, तो पहले अपन थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर एक एक टर्म पे आते जाएंगे। तो बुक्स निकालिए, हाँ बुक्स इशू करवा ली है, नहीं करवाई है तो वैसे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हाँ मीनिंग पे आइए।
क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। अंडरलाइन कर दीजिए, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। हाँ, मतलब किसी का स्पेसिफिक ऑर्डर आया स्पेसिफिकेशंस के साथ, उसी के हिसाब से वो काम किया जाता है, तो इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर जॉब अंडरटेकन, उसके अगेंस्ट में आप जॉब ले रहे हो, इज़ रिलेटिवली लार्ज, बड़े काम होते हैं, नॉर्मली टेक्स पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर टू कंप्लीट। ओके, तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है जहाँ पे जो काम हम लेते हैं उसको जनरली 1 साल से ज़्यादा समय लगता है। Contract costing is usually adopted by contractors engaged in any type of contracts like construction of building, roads, bridges, erection of towers, setting up of plant, etc. मैंने ये कहा ना, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। अब स्पेशल फीचर्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के? पहला, the major part of the work in connection with each contract is ordinarily carried out at the site of the contract. Major part of the work साइट पे ही किया जाता है। आप कहेंगे तो सारा ही किया जाता है ना भाई, हर तरह के काम में ज़रूरी नहीं सारा काम साइट पे ही किया जाए। ओके, कई बार बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही होती है और उसमें सीमेंट और वो जो बजरी मिक्स करके जो मसाला बनाना होता है ना, पता चला वो रेडी वहीं पे कॉन्ट्रैक्टर अपने फैक्ट्री में बना करके सीधा ट्रक में भर के लाता है ना, आजकल वो जो घूमता रहता है और सीधा वहाँ पर ला करके क्या कर लेता है, डंप कर देता है, यूज़ कर लेता है। बट मैक्सिमम काम सारा साइट पे ही होता है। बल्क ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट। मैक्सिमम खर्चे उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो होते हैं मोस्टली डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, और ये खर्चा तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया था, ये इसके लिए ही था। मैक्सिमम खर्चे डायरेक्ट नेचर के होते हैं। हाँ, पर ऐसा मत समझिएगा सारे के सारे डायरेक्ट ही होते हैं, काफ़ी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो अब नेक्स्ट व्हाट दे से, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, स्टोर्स, वर्क्स। ओके, तो ऑफिस के खर्चे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है तो हेड ऑफिस भी तो होगा अच्छा सा, जहाँ पे वो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल करता है, तो उसके खर्चे भी बांटने तो यहीं पड़ेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा रूल है, इवन चाहे ट्रेडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे कोई भी हो। अब ट्रेडर भी है, वो गुड्स खरीदता है, बेचता है, तो भी मैंने आपको कहा था अब वहाँ पे जो शोरूम का उसका किराया है, स्टाफ रखा हुआ है, उन सब की तनख्वाह भी उसको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ के ही सेलिंग प्राइस निकालनी चाहिए। हाँ, जोड़ने का तरीका यही होगा, ये नहीं हर यूनिट में पूरा 2 लाख का किराया जोड़ दो कि एक टूथपेस्ट लेके आया ऐसा 50 रुपये का, 2 लाख का मेरा शोरूम का किराया है, तो 2,50,000 तो कम से कम लूँगा ही। नो, वो 2 लाख रुपए में खाली एक टूथपेस्ट थोड़ी बेचोगे आप, इतनी सारी चीज़ें बेचोगे, सब में क्या करोगे, बांटोगे। तो जैसे ये बांटने का नाम आता है ना, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों, डायरेक्ट का मतलब तो हो गया 1 to 1 कोरिलेशन की, ये खर्चा इसी के लिए किया। ओके, पर जैसे ही आपने कहा नहीं कुछ कॉमन खर्चे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो अमाउंट होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, कारण मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस ह्यूज लगते हैं। अब हेड ऑफिस का तो कितना होगा साल भर का, आप कहेंगे 2-4 लाख का, पता चला कॉन्ट्रैक्ट कितने के चल रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए के, तो उसके सामने ये खर्चा क्या होता है, बहुत कम होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अ सेपरेट अकाउंट इज यूजुअली मेंटेन्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाएगा। तो अकाउंट वर्ड को अंडरलाइन करो। ओके, ये लेजर अकाउंट मानना है आपको, फाइनल अकाउंट्स मैंने आपको समझाने के लिए कल जरूर कहा ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। ओके, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है और ये लेजर अकाउंट है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरटेकन बाय अ कॉन्ट्रैक्टर एट अ टाइम इज यूजुअली फ्यू। हाँ, ऐसा नहीं होता है जनरली, आप कहेंगे एक साथ में 50 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। हाँ, बहुत ही बड़ी कंपनी हो तो अलग बात हो सकता है। अपने इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्टिंग में कौन सी है, सबने नाम सुना हुआ होगा, बहुत फेमस नाम है। इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, L&T, लार्सन एंड टर्बो। ओके, इट इज़ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ, वो रोड्स भी बनाती है, ब्रिजेस भी बनाती है, डैम्स भी बनाती है, बिल्डिंग्स भी बनाती है, कॉम्प्लेक्स मशीनरीज भी बनाती है, बड़े बड़े प्लांट्स का सेटअप करके देना होता है वो भी करती है। तो इट इज़ द बिगेस्ट
कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाँ कंस्ट्रक्शन में आप दिमाग में मत ये रखिएगा बस कोई ना कोई पत्थर और वही सब होने चाहिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स। अब जैसे यहाँ पे रिफाइनरी लग रही है, अब उस रिफाइनरी में दुनिया भर की मशीनें हैं, तो वो एल मशीनें भी बनाती है, फिर उनका कमीशनिंग इंस्टॉलेशन भी करती है, तो दैट इज़ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, देन द कॉस्ट यूनिट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। याद आया भाई, मैंने 2 दिन पहले यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट यूनिट होता है। एक मोबाइल 50,000 रुपये में खरीदा, 50,000 रुपये क्या है, एक यूनिट की कॉस्ट, और उसमें एक यूनिट क्या है, 1 पीस ऑफ मोबाइल। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट खुद ही होता है। जबकि इस प्रोडक्ट के अंदर तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, 1 पेन या 10 पेन। हाँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। यही पेन आप और मैं दुकान से खरीदने जाएंगे, हमारे लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि भाई एक पेन कितने का है। रिटेलर जब होलसेलर से खरीदने के जाता है, पूरा एक बॉक्स खरीदता है कि 10 पेन का, सो दैट वे वहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाता है, 10 पेन। होलसेलर जब कंपनी से खरीदता है, पता चला कंपनी ये बॉक्स देती ही नहीं, बोले कार्टून लेना पड़ेगा, कंपनी के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो पूरा का पूरा कार्टून है। वही प्रोडक्ट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग बिजनेसेस के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट takes longer period to complete and the result of contract can be known only after completion of contract। हाँ, कई लोगों के मन में ये कल से चल रहा होगा, हो सकता है रात को नींद भी नहीं आई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट जब 3 साल बाद ख़त्म होगा, हम पहले कैसे पता लगा लेंगे इस पे प्रॉफिट होगा नहीं होगा। तो देखो भाई, अगर आप पहले से ये एस्टिमेट नहीं कर सकते तो आप बिज़नेस करने के लायक ही नहीं है। रीज़न, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उसके लिए नेगोशिएशन करते हो, उसके लिए रेट कोट करते हो, तो बैकग्राउंड में तो पहले सारी कैलकुलेशन आपके पास होगी। ये तो है नहीं कि हम तो गए, उसने कहा इतने ले लो, हमने कहा ओके, फिर पता चला रही तो बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, हमने तो कम में एक्सेप्ट कर लिया। नो, ओके। सो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑलवेज नोज बिफोर हैंड, पहले से उसको दिमाग में रहता है कि ऑन एन एवरेज मेरा इतना पैसा लगेगा, मैं इतने पैसे चार्ज कर रहा हूँ, मेरे कमाई हो जाएगी, नहीं तो फिर वो बिजनेस करने के लायक ही नहीं है। तो भले ही हम कह सकते हैं एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना होगा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे हो पता चलेगा, पर एक एस्टिमेट तो दिमाग में पहले से रहता ही है। ओके, टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कॉस्ट, तो अब कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल रहे, उसके खर्चों पे कंट्रोल रहे, इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन आइडिया ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स और एटलीस्ट एट द एंड ऑफ अ ईयर। हर साल तो कम से कम उसके प्रॉफिट का इवैल्यूएशन होना ही चाहिए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं भटक तो नहीं गए हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने सोचा था प्रॉफिट होने वाला है और पता चला इधर तो मामला गड़बड़ हो रहा है, लुटिया डूबने वाली है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है जितनी लगनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए बराबर कंट्रोलिंग के लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहें कि हम कहाँ पर हैं, कितने पानी में हैं। For this purpose, contractor needs to calculate expected profit, या इसको नोशनल भी कहते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड है, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉफिट कंपेरिजन फॉर अ पीरियड, प्रोवाइड्स अ गुड बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जब हम इवैल्यूएशन करते रहते हैं तो हमारा प्रॉपरली इवैल्यूएशन होता जाएगा, इस साल हमारी क्या स्थिति है, ओवरऑल क्या चल रहा है। ठीक है, सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ दोज हु आर एंगेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, the expected or notional profit in respect of each contract in progress जो चल रहे हैं, that is incomplete, is transferred to costing P&L account। आप कहीं ये कौन सा P&L आ गया, देखिए मैंने आपको कहा फिनेंशियल अकाउंट्स तो बाहर का सारा मोर्चा बंदी करके बैठा है, कॉस्ट अकाउंट सारा इंटरनल मैनेजमेंट लेकर के बैठा है, और ये समझ लो फिनेंशियल अकाउंट्स भी अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, कॉस्ट अकाउंट्स वाले अगर हम भी हमारा अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हमको बाहर वालों से मतलब नहीं, हम तो इंटरनल सारे मूवमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, और माल बाहर से आया कॉस्ट अकाउंट्स वाले कहेंगे हम भी एंट्री करेंगे, माल अंदर घूम रहा है एंट्री करेंगे, माल बना करके बेच दिया कॉस्ट अकाउंट्स वाले कह रहे हम भी वहाँ तक एंट्री करेंगे। हाँ, बेचने के बाद डेटर के साथ क्या हुआ वो कॉस्ट अकाउंट्स वाले कहते हैं आप जानो, खरीदने के बाद क्रेडिटर के साथ क्या हुआ कॉस्ट अकाउंट्स वाले कहते हैं आप जानो। हम तो अंदर का पूरा मोर्चा संभाल के बैठे हैं, वो सब अकाउंटिंग का ध्यान रख रहे हैं। तो वो सब अकाउंटिंग का जब ध्यान रखोगे, मतलब कॉस्ट अकाउंट्स वाले परचेज से लेकर के सेल तक की अकाउंटिंग अगर करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस तो वो भी निकालेंगे, तो उसके लिए अलग से प्रॉफिट लॉस बनता है, वी कॉल इट एज कॉस्टिंग P&L अकाउंट। हाँ, ये अपन जब एक चैप्टर करेंगे इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें ये सब आएगा। हाँ, फिलहाल तो अपने को चैप्टर में
चैप्टर के हिसाब से ही सोचना है। ओके, सो वो अकाउंट्स वाला चैप्टर बाद में होगा और वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये सब चैप्टर करने के बाद आप कहेंगे हमारी तो आदत पड़ गई ये सारे अकाउंट्स बनाने की। ओके, नाउ for the year, so it is transferred to costing P&L account for the year to determine overall profitability of the contract. Now what happens, आपके 4 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए बी सी डी, सबका अलग अलग अकाउंट बनाया, सबका अलग अलग प्रॉफिट निकल जाएगा और फिर वो ओवरऑल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कॉस्टिंग P&L में, और फाइनल नेट प्रॉफिट ओवरऑल कंपनी ने कितना कमाया वो आ जाएगा। ठीक है भाई। सो अब नेक्स्ट अपन समझते हैं हम क्वेश्चंस में जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। हाँ, मैंने आपको कल कहा था मोस्टली क्वेश्चन में आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल दे रखी होगी, बस एक का ही बनाना होगा। कभी कभी एक थोड़ा ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछना है, 2 कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल दे देगा क्वेश्चन, तो उस केस में हम 2 अलग अलग अकाउंट तो नहीं बनाएंगे, 2 कॉलम में बना लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। ओके, सो दैट इज़ व्हाट विल बी द प्रोसेस। बट अब अपने को इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब थोड़ा समझ लेते हैं, सो दैट देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो कल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि आपको एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, से फॉर 100 lakhs, जिसको आपको 3 साल में कंप्लीट करना था, और बिल्डिंग भी क्या थी, 3 फ्लोर की थी, फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर बोल दो, सेकंड फ्लोर बोल दो, थर्ड फ्लोर बोल दो। ओके, और कॉन्ट्रैक्टर हर साल इस पे काम करता जाएगा। पहले साल ऑफ कोर्स फर्स्ट फ्लोर बनाएगा, फिर उसके ऊपर सेकंड, फिर उसके ऊपर थर्ड, की अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई, पहले थर्ड बनाऊंगा, फिर नीचे सेकंड, फिर लास्ट में फर्स्ट फिट कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम में तो अपन क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हैं कि मेरे को पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना है, कर लो, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, कर लो, दैट इज़ ऑलवेज व्हाट इज़ अलाउड एंड पॉसिबल। बट यहाँ कंस्ट्रक्शन में तो जो काम पहले होना है वो पहले ही होगा, फिर बाद में, फिर लास्ट में। जैसे आपके भी अब ये सी ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही है, फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल। ठीक है, तो फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल आपका प्रोजेक्ट है कि ओके 100 lakhs में आपने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अब जब कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम 100 lakhs में लिया तो उसने पहले सारी होमवर्क की होगी कि इसमें इतना ये लगेगा, वो लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसी के बेसिस पे उसने प्रॉफिट सोच के कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या किया है, कोटेशन दिया है। मान के चलते हैं कि ये काम क्या होगा, 3 साल में कंप्लीट होगा। अब अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो चलिए थोड़ा तो अब आपको मालूम ही है कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं भाई। हाँ, आप कहेंगे सीमेंट लगेगी, सैंड, वाटर, मिक्स करने के लिए पानी भी तो चाहिए ना, आयरन, सरिये लगते हैं ना भाई आरसीसी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और आप कहेंगे टाइल्स भी चाहिएगी, मार्बल भी चाहिएगा। ठीक है, और भी सैनिटरी के आइटम्स भी चाहिएंगे, सो मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल, ब्रिक्स, हाँ ईंटें तो ली नहीं, और जोधपुर में बना रहे हो तो आप कहेंगे जोधपुरी पत्थर भी चाहिएगा, सैंडस्टोन। सो दैट वे सो मैनी थिंग्स वुड बी रिक्वायर्ड। लेबर की बात करें तो आप कहेंगे स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिएंगे, सेमी स्किल्ड भी चाहिएंगे, अनस्किल्ड भी चाहिएंगे। स्किल्ड जिसको अपन कारीगर बोलते हैं, सेमी स्किल्ड जो उसके साथ में मजदूर आता है जिसको थोड़ा मालूम है सीमेंट और बजरी का कितना मिक्सचर करना है, अनस्किल्ड के बस तू तो कचरा उठा के फेंकता जा, बस बता देते हैं इधर ये सब कचरा ही है, उसको ये भी पता नहीं होता है कि कचरा है कि अच्छा है। तो अनस्किल्ड सभी तरह के आदमी चाहिए होते हैं। देन दूसरे एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत रहती है, ठीक है, इंजीनियर्स की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इंजीनियर लोग जो होते हैं ना वो आपको बना करके देंगे डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ओके, कि कॉलम यहाँ आना चाहिए, बीम यहाँ आनी चाहिए, इतने गेज का सरिया आपको लेना पड़ेगा, इतने किलो का लेना पड़ेगा, ठीक है, सीमेंट का मिक्सचर ये रखना पड़ेगा, ठीक है, एंड इट वेरीज, ये नहीं वो तो सेम ही होता होगा, नो,
रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, मालूम है कि उसमें वज़न कम रहेगा। कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, मालूम है उसमें 2-4 आदमी नहीं, एट अ टाइम 500-1000 आदमी रहेंगे, तो लोड बियरिंग कैपेसिटीज़ अलग अलग होती है। आपने ज़्यादा काम का नहीं है, ऐसे मेरा थोड़ा सा जनरल नॉलेज था, तो मैंने कहा मैं भी क्यों नहीं शेखी बघाड़ लूँ, तो मैंने भी आपको बता दिया। बट एंड देन आर्किटेक्ट चाहिए जो डिज़ाइनिंग करके देगा, भाई यहाँ पे ये लगना चाहिए, वो लगना चाहिए, एंड सो ऑन। देन यू विल हैव सम सुपरवाइजर्स, ये स्किल्ड सेमी स्किल्ड इन सबको सुपरवाइज करने वाला भी चाहिए, इधर ये काम कर, आज ये काम कर, वो कर, ठीक है। हाँ, देन यू विल रिक्वायर सम प्लांट एंड मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज भी तो चाहिएगी, क्रेन चाहिए, मिक्सर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिससे आप ये सब काम, कटर्स चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज वुड बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वर्क। ओके, वो जैसी भी मशीन चाहिए भाई, खुदाई करनी है, नींव भरने के लिए, एंड रोड बना रहे हो तो भी लंबा चौड़ा काम रहता है, ब्रिजेस बना रहे हो तो यू नीड सो मेनी टाइप्स ऑफ मशीनरीज। तो दीज आर ऑल द वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, मैंने तो ऐसे ही नाम लिया। हाँ, अब एक खुशखबरी दे दूँ भाई आपको, क्वेश्चन आपको इतनी सब रामायण नहीं देगा कि सीमेंट एंड वाटर एंड सैंड एंड आप कहेंगे अरे इतना कहाँ जमेला है, नो, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपको सिर्फ मटेरियल देगा, झंझट खत्म। क्वेश्चन आपको मोस्टली लेबर देगा, ज़्यादा स्किल्ड अनस्किल्ड कर देगा। हाँ, या आर्किटेक्ट, सुपरवाइज़र, इंजीनियर के नाम दे सकता है कि मतलब कि 2-3 आदमी भी लगे हुए थे, प्लांट एंड मशीनरी भी नाम दे सकता है, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी, ये नहीं है कि ये सब मोटर भेजी, ये भेजा, वो भेजा, नथिंग। क्वेश्चंस हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। ओके भाई, फिर तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन एक काम करो साहब, एग्ज़ाम हॉल में क्यों बैठा रहो, हमको साइड पे भेज दो, वहीं बैठ के अकाउंट लिखते रहेंगे देख देख के, हाँ भाई 100 कट्टे आ गए, ये 2 गाड़ी सीमेंट की आ गई, शक्कर की आ गई, सॉरी ये क्या कहते हैं, सैंड की आ गई, एंड सो ऑन। तो वो क्वेश्चंस में लिमिटेशन है, इतना सब नहीं होगा। बट क्वेश्चन आपको क्या करेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करवाएगा। वो कैसे, समझिए। अपन सिर्फ एक मटेरियल की बात करें, सपोज सीमेंट। अब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, सपोज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा बिल्डिंग। ओके, मैंने आपको कहा ये लेजर अकाउंट की तरह है। अब काम शुरू हुआ, आपने कहा साहब सीमेंट चाहिए, सीमेंट इज अ मटेरियल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सीमेंट जो है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, मान लीजिए बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, इसने अपना इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ा गोडाउन बना रखा है, और उसके गोडाउन के अंदर सीमेंट का स्टॉक पड़ा रहता है, ठीक है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जब भी सीमेंट चाहिएगी, ऐसा नहीं है कि इस सरदारपुरा वाली बिल्डिंग में टोटल 5000 बैग सीमेंट चाहिएगी, 3 साल में एक साथ में भेज दो, दैट विल नेवर हैपन। पता चला बारिश आई, कुछ आई, सब फिनिश। तो जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जाएगा, मटेरियल भेजा जाएगा। कहाँ से भेजा जाएगा, गोडाउन में से। अब समझिए, गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, ठीक है, और जब सीमेंट खरीदी गई, आप ऐसे समझ लो सीमेंट का भी हमने क्या कर लिया, अकाउंट बना लिया। सीमेंट जब खरीदी तो यहाँ पे आ गया भाई 2 क्रेडिटर, सीमेंट खरीदी। अब यहाँ से सीमेंट जब इस जॉब में जाएगी, इस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी, कॉस्ट अकाउंट्स वालों का काम यही है, इधर से माल उधर गया एंट्री करो, ताकि कोई भी कभी भी आके पूछे ये सीमेंट किधर गई, कि साहब अभी खाता खोला, क्योंकि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ए में गई है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा में गई है। इट मीन्स इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मटेरियल आएगा, आप यहाँ पे मैंने एंट्री कर दिया टू मटेरियल, हाँ, कहाँ से आएगा, इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर्स से मटेरियल इश्यू करके आ गया। इस मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल स्टोर्स डिपार्टमेंट से पहुँचने वाला है। देन समटाइम्स व्हाट विल हैपन, और अदर मैनी ए टाइम्स व्हाट विल हैपन, कि मान लीजिए ये गोडाउन जो है इस सरदारपुरा वाली बिल्डिंग से 25 किलोमीटर दूर है। अब ये सीमेंट वाले ने कहा साहब वो सीमेंट चाहिए आज, कितने, कि सिर्फ 2 बैग चाहिए।
अब 2 बैग वहाँ से टैक्सी में 25 किलोमीटर दूर लेकर के आओगे, पता चला जितने के 2 बैग हैं 500 रुपये के, उतना ही टैक्सी का भाड़ा लग रहा है। तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जो भी मैनेजर है, सुपरवाइज़र, उसको बोलेगा पागल है 2 बैग के साहब क्या करूँ, फिर कल को बारिश आने का चांस है, सीज़न ऐसा है, अभी इतना ही चाहिए, ठीक है बाद में और मंगा लूँगा, बाद में एक साथ में 50 बैग मंगाऊँ, नीड बेस्ड ही मंगाऊँगा ना, ज़्यादा क्यों मंगाऊँ। तो कहेगा एक काम कर, पड़ोस में एक दुकान है वहीं से ख़रीद ले। इसका मतलब मटेरियल स्टोर से भी आ सकता है, डायरेक्टली भी परचेज हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं। और कई बार मान लीजिए एक साथ में 500 बैग सीमेंट के चाहिए, अब गोडाउन में भी इतना स्टॉक तो कौन रखता है, वहाँ पे आज मालूम चला कि 500 बैग चाहिएंगे अगले एक हफ्ते में, तो आपका जो सीमेंट का सप्लायर है, आप उसको बोलोगे यार ये गोडाउन में मत भेजना, सीधा वहीं भेज देना, मतलब डायरेक्टली परचेज हो गया, सीधा वहीं पे मंगा लोगे। वाई यू विल फर्स्ट गेट इन टू गोडाउन एंड देन सेंड इट देयर। अंडरस्टैंड, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल चाहे गोडाउन से आया चाहे डायरेक्टली आया है तो इसी की कॉस्ट का पार्ट। अब एक पॉइंट और समझिए, इस कॉन्ट्रैक्टर का एक तो ये बिल्डिंग का काम चल रहा था, देन एक कॉन्ट्रैक्ट बी भी चल रहा था, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्टली 500 बैग सीमेंट के खरीद लिए, आ गए पड़े यहाँ पे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बी वाला जो है, इसको 50 बैग सीमेंट की ज़रूरत थी, इसने भी यहाँ फ़ोन लगाया सब 50 बैग चाहिए, और पता चला कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट आस पास में ही है, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो उसने बोला मैं क्यों वहाँ से 50 बैग भेजूँ, वहाँ पे अभी एक्स्ट्रा ही पड़े हैं, 10 दिन काम आने वाले नहीं हैं, आप वहीं से मंगा लो। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा से कॉन्ट्रैक्ट बी में आपने मटेरियल क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र कर दिया तो सुनिएगा ध्यान से, अपन ने ये काम पहले भी ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत देखे हैं। गुड्स खरीदा, घर ले गए, क्या करते हो, परचेज में से माइनस कर लेते हो, लेस ड्राइंग्स, गिवन एज सैम्पल्स लेस ड्राइंग्स, गिवन एज एडवर्टीजमेंट लेस, मतलब वो परचेज में से सब चीज़ें क्या करते जाते हो, माइनस करते जाते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट्स है, ये अपना लेजर अकाउंट है। यहाँ पे आप कहेंगे अच्छा इतने सीमेंट के बैग तो वहाँ भेज दिए, माइनस कर दो, हम ऐसा नहीं करके सामने की तरफ लिख देंगे बाई कॉन्ट्रैक्ट बी, मतलब हेडिंग तो हो गया मटेरियल ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट बी। इफेक्ट तो एक ही है, लेजर अकाउंट में मैथमेटिकली अगर मैं इधर से माइनस करूं चाहे सामने की तरफ लिखूं, द इफेक्ट इज वन एंड द सेम। और इस कॉन्ट्रैक्ट बी में क्या हो जाएगा, टू मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट सरदारपुरा, ओके। इसका मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल जो आएगा वो गोडाउन से आएगा, डायरेक्टली परचेज होगा, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से भी आ सकता है। तो यहाँ पे सरदारपुरा वाले ने तो भेजा है, और मान लो कॉन्ट्रैक्ट बी ने सरदारपुरा वाले को भेजा हो तो ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, और वापस रिटर्न हो गया। क्लियर? तो जो भी मटेरियल आया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर दो, वापस चला गया क्रेडिट कर दो। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है। अब सरदारपुरा वाला बिल्डिंग में सब सीमेंट वीमेंट का काम हो गया, लास्ट में पता चला 5 बैग सीमेंट के बच गए या 2 बैग बच गए। अब वो 2 बैग जो बच गए क्या करें अब उसका, अब देख लिया आप कोई सीमेंट का कोई काम नहीं, ऑल डन। तो आप कहेंगे भेजो साहब, या तो कॉन्ट्रैक्ट बी में भेजो, वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है तो फिर कहाँ पे भेज दो, गोडाउन में। तो मटेरियल रिटर्न भी हो सकता है, वापस से इधर क्या कर देंगे, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, कि भाई वापस ले जाओ। हाँ, और मान लो अभी सरदारपुरा में काम चल रहा है, सीमेंट के 50 बैग पड़े हैं, ईयर एंड आ गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप कहेंगे अप टू ईयर एंडिंग तक तो बनाएंगे। तो जब मैं ईयर एंड तक का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा और मटेरियल का स्टॉक रह गया, ट्रेडिंग अकाउंट में भी बाई क्लोजिंग स्टॉक तो लिखते ही हैं, तो यहाँ पर भी बाई स्टॉक ऑफ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, एट ईयर एंड एट
साइट, साइट का मतलब यहाँ पे जो पड़ा है, मीन्स ये जो माल आया इसमें से जो बचा है। देखिए गोडाउन में मटेरियल पड़ा है, वो इस सीमेंट के स्टॉक अकाउंट में बैलेंस कैरिड डाउन में आएगा। ये स्टॉक कौन सा है? गोडाउन वाला। ये स्टॉक कौन सा है? जो वहीं पे साइट पे मेरा मटेरियल पड़ा है। रीज़न इज, मान लीजिए इसको मैथमेटिकली समझे क्वांटिटी टर्म्स में, 100 बोरी 100 बैग स्टोर्स डिपार्टमेंट से आए, 500 बैग हमने डायरेक्टली खरीद लिए, 10 बैग दूसरे से आए, टोटल कितने हो गए भाई? 610 बैग। अब 610 बैग में से आपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट वाले को 20 बैग दिए, 10 बैग वापस स्टोर्स को रिटर्न कर दिए, 30 बैग गए, और अभी भी साइट पे 40 बैग पड़े हैं जो काम ही नहीं लिए, तो एट साइट 40 बैग आ गए। इसका मतलब इफेक्टिवली समझिए 610 बैग आए, 20 दूसरे को दे दिए, 10 हमने रिटर्न कर दिए, 40 अभी भी साइड पे पड़े हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? मटेरियल कंज्यूम भी तो निकालते हैं ना कि भाई ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो वैसे ही यहाँ पे हम कहेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल काम में कितना आया, कि इतने बैग आए, इतने चले गए, इतने बेच दिए, इतने अभी तक पड़े हैं। तो नेट इस कॉन्ट्रैक्ट में उतना ही अमाउंट डेबिट होगा जितना आपने इस साल सीमेंट यूज़ करी। हाँ, आप कहेंगे लेकिन ये 20 बैग 40 बैग पड़े हैं तो काम तो यहीं आएंगे ना। खर्चा तो तभी होता है जब उसको आप यूज़ कर लेते हो। कोई चीज़ खरीदने से एक्सपेंडिचर नहीं हो जाता। ये तो स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर यूज़ करूँगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के उसमें आना चाहिए। और वैसे समझिए ये ईयर 1 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझ लो ईयर 2 में क्या होगा, ये ओपनिंग स्टॉक भी आएगा। इसका मतलब मटेरियल जो है, आप कहेंगे कि ओपनिंग मटेरियल भी हो सकता है, फिर स्टोर से आया, परचेज किया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को भेजा, वापस स्टोर्स वाले को रिटर्न कर दिया, स्टॉक में पड़ा है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट। हाँ, आप कहेंगे इतना सब क्यों समझ रहे हैं अपन? क्वेश्चन ये सब पॉइंट दे देगा, मटेरियल डायरेक्टली परचेज, फ्रॉम स्टोर्स, रिटर्न, एट स्टॉक, तो ये सब अलग अलग लिखने पड़ेंगे, कि कुछ तो लिखेंगे ना अपन। ये तो नहीं एक भाई नेट निकाल के सीधा प्लस माइनस कैलकुलेटर पे करके मैंने लिख दिया। नो, हर चीज़ कैलकुलेटर पे करके नहीं लिखी जा सकती, कैलकुलेशन दिखनी भी चाहिए। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब आगे की बात समझिए भाई। पता चला बारिश आ गई, 5 सीमेंट के बैग जो है वो खराब हो गए, डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉयड, या चोरी हो गए। हाँ, मटेरियल चोरी हो जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे अपन? परचेज में से माइनस करते थे, लॉस बाय थेफ्ट, फिर पेनल में वो लॉस लिख देते थे। अब वो चोरी अगर हो गया मटेरियल तो नुकसान हुआ, पर पॉइंट इज क्या वो नुकसान इस कॉन्ट्रैक्ट का है? आप कहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट का ही तो है, यहीं पे तो हुआ है। देखिए, नुकसान यहाँ होने का मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा नहीं कहा जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं वही खर्चे लिखूंगा जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है। ठीक है, कारण अगर मैं इसका कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं करूँ तो इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में वो 5 बैग भी जुड़े हुए रहेंगे। तो अगली बार भी जब मैं कोई कैलकुलेशन करूँगा मैं उसको जोड़ के रखूँगा, जबकि हर बार कोई चोरी थोड़ी होगी, हर बार कोई ख़राब थोड़ी होगा। तो इसलिए अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, मटेरियल डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट का लॉस नहीं है, वो एबनॉर्मल लॉस है, वो तो पिनल में जाना चाहिए। तो जैसा हम ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस किया करते थे, हाँ बस यहाँ सिस्टम यही है, माइनस के बजाय सामने लिख दूंगा बाई एबनॉर्मल लॉस किस चीज़ का? मटेरियल डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि आपने कहा 5 बैग डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे यहाँ 5 लिखा, समझिए 610 में से ये सब चीज़ें माइनस हो गई। इफेक्टिवली इस कॉन्ट्रैक्ट में जो सीमेंट कंज्यूम हुई नॉर्मल कोर्स में वही आएगी। एक पॉइंट और, 5 बैग पड़े थे हमारे पास, तो या बैग पड़े ही थे। पड़ोस वाले में किसी का और काम चल रहा था, एक दिन वो आया, यार मेरे 2 बैग कम पड़ गए, दे दो ना आप। हमने कहा ऐसे कैसे दे दें, हमारे बिल्डिंग के लिए है, क्या 50 रुपये ज़्यादा ले लेना, दे तो दो। आपने वो जो 2 बैग 500 रुपये के थे उसको 550 रुपये में बेच दिए। मतलब यू सोल्ड सम ऑफ द एक्सेस मटेरियल, जो आपको लगा ठीक है अपने भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, टिका दो, अपने 50 रुपये की कमाई हो रही है। अगेन नाउ माई क्वेश्चन इज, ये जो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ,
क्या ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा है? नो। आपने कहा ये तो हमारी एक्स्ट्रा होशियारी का फ़ायदा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसा पड़ोसी थोड़ी मिलेगा जो ज़्यादा देगा। कई बार पड़ोसी ऐसे मिलेंगे, चुपचाप मेरे को फ्री में दे दो, नहीं तो मैं निगम वालों को कंप्लेंट करता हूँ, आपका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इलीगल वाला फॉर्म भी है इसके अंदर। आप कहेंगे अरे चुप रहे भाई, तू 2 नहीं 10 कट्टे ले जा। सो देयरफॉर हम कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल बेच भी देते हैं, पर समझिए उसका प्रॉफिट भी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। पर सबसे पहले तो 2 बैग जो अपन ने भेजे वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो माइनस भी तो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बाई सेल ऑफ मटेरियल। हाँ, अब आप कहेंगे सेलिंग प्राइस अगर मैंने लिख दी, मान लीजिए वो 2 बैग यहाँ पे आए तो किस रेट पे थे? 200 रुपये पे। यहाँ पे मैंने 2 बैग लिख दिए 250 रुपये के हिसाब से 500 रुपये। तो डेबिट तो 2 बैग कितने पे हुए हैं? 400 पे। क्रेडिट कितना हुआ? 500 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपये। ये प्रॉफिट मैं यहाँ से किधर ट्रांसफ़र कर दूंगा? कॉस्टिंग के पीएनएल अकाउंट में अलग से, कि ये प्रॉफिट इस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस हो सकता है इधर आ जाएगा बाई कॉस्टिंग पीएनएल। तो देखिए आप कहेंगे इतनी सब माथा बच्ची नहीं करके माइनस ही कर दे, झगड़ा ही खत्म। वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स नहीं है, लेजर अकाउंट है। फाइनल अकाउंट्स में तो क्या होता है, साल भर ये सब काम होने के बाद ईयर एंड में आप बैठ के अकाउंट बनाना शुरू करते हो, आपकी मर्जी हो जो ट्विस्टिंग कर सकते हो। यहाँ तो रोज़ एंट्री हो रही है, ये तो ठीक है, अपने को इतनी फील नहीं होगा। अदरवाइज तो डेट वाइज रोज़ मटेरियल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब एंट्रियाँ एक एक दिखेगी। पर अपन को तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इतनी मेहनत कभी करवाएगा नहीं एग्जामिनर, होता नहीं है। अपन ने आज तक पढ़ाई करते हो कैश बुक कई बार बनाई, कभी बनाई क्या 10 दिन की कैश बुक? रोज़ बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं, अपने को तो फील ही नहीं आया डेट का कॉलम भी कोई होता है। बट रियल लाइफ में तो ऐसा होगा कि एवरीथिंग वुड बी इशूड रिटर्न ऑन अ डेली बेसिस। पर अपने को तो बनाना एक दिन ही है अपने क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लेस करने का कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना है। मटेरियल आया डेबिट कर दो, गया क्रेडिट कर दो, और जिस रेट में आया उसी रेट में वापस लेस भी होना चाहिए। तो अगर रेट में फ़र्क है वो प्रॉफिट लॉस अलग से कहाँ चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो ये सारा डिस्कशन अपना हुआ किसका? रॉ मटेरियल का। चलिए जी, बुक खोलिए वापस से, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म मटेरियल क्या लिखा है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट all materials which are used for construction are direct material। ठीक है। हाँ, वो जब मैंने आपको कॉस्ट की डेफिनेशन बताई थी, एक्सपेंडिचर, 3 चीज़ें होती हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, और तीनों में 2 कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी मटेरियल लगते हैं वो बाय डिफॉल्ट सब कुछ क्या होंगे? डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली आपका ये सब उसी में लगा हुआ है। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज एंड व्हेन द सेम इज इश्यूड और सेंट। हाँ, इश्यूड कह दो और सेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब जब मटेरियल भेजा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। हाँ, अब थोड़ी खाली जगह दिख रही है भाई, लिखना शुरू करो। Contract account will also be debited. Contract account will also be debited when material is directly purchased, when material is directly purchased or transferred from other contract. When material is directly purchased or transferred from other contract। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए। any material returned to stores, any material returned to stores और टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल भेजा, स्टोर्स में रिटर्न कर दिया, और टू अदर कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड को फिर अंडरलाइन करना। हाँ, मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन और ये सब बोलता हूँ इसका मतलब रिविजन करता है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे इधर से माइनस कर दो, नो, क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, हाँ, फिर नेक्स्ट लाइन लिखो। abnormal loss
एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कोई एबनॉर्मल लॉस कैसे होता है? फायर हो गई, मतलब जल गया, चोरी हो गया, एक्सेट्रा, ब्रैकेट में लिख दो, थेफ्ट, फायर, एक्सेट्रा, डैमेजेस हो गए, ठीक है, थेफ्ट, फायर, एक्सेट्रा। हाँ, तो मैंने क्या लिखवाया? एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल is also credited to contract account, is also credited to contract account at cost, तो जितनी कॉस्ट है वो क्रेडिट करेंगे, बिकॉज it does not represents, because it does not represents the cost of this contract, the cost of this contract। हाँ, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सभी एंट्री तो कर दी हमने, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसका क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खुलेगा, इसमें आप लिखोगे टू कॉन्ट्रैक्ट, अमाउंट आ गया, और ये लॉस फिर ईयर एंड में कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट में अपने आप जाएगा। हाँ, अपना चैप्टर भी यहाँ तक है, इसलिए अपन इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, इसकी चिंता भी अपन करेंगे जब अपन अकाउंटिंग वाले चैप्टर में आएंगे। ओके, हाँ, लास्ट पॉइंट अब एक और लिखो, सेल ऑफ एनी सरप्लस मटेरियल, सेल ऑफ एनी सरप्लस मटेरियल is credited to contract account, sale of any surplus material is credited to contract account, वो हम contract account में क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। and any profit loss on sale, any profit loss on sale is transferred to costing P&L, is transferred to costing P&L। ठीक है, हाँ, फिर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, स्टॉक ऑफ मटेरियल का लिखिए, एनी स्टॉक ऑफ मटेरियल, एनी स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट, साइट का मतलब जहाँ पे काम चल रहा है, SIT, एनी स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट एट एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ द ईयर is shown as stock in contract account, is shown as stock in कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की तरह वो मटेरियल जो साइट पे पड़ा है वो आ जाएगा। तो नेट कुल मिला के इतना सब लिखने का नेट इफेक्ट क्या हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल कॉस्ट जो नेट अमाउंट डेबिट होगा, इतनी सारे आया वापस लेस हुआ, वो उतना ही होगा जितना आपने इस साल इस कॉन्ट्रैक्ट में कंज्यूम किया, यूज़ किया। सिर्फ भेजने से कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा नहीं हुआ, अभी तक पड़ा है क्रेडिट हो जाएगा, दूसरे को दे दिया क्रेडिट हो जाएगा, वापस भेज दिया क्रेडिट हो जाएगा, नेट डेबिट उतना ही रहेगा जितना हमने यूज़ किया। तो ये मटेरियल से रिलेटेड मैंने आपको सारे पॉइंट लिखवा दिए। हाँ, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हर पॉइंट मिले, बट ये ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग नोट हो गया अपना। तो अब आप जब भी रिवीजन करोगे, जैसे ये थ्योरी पढ़ोगे, अपने आप सब पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, मटेरियल में ये पॉइंट हो सकते हैं, सारे पॉइंट एक जगह हो गए। ओके, हाँ, किसी क्वेश्चन में एक्स पॉइंट मिलेगा, किसी में दूसरा मिलेगा, किसी में तीसरा मिलेगा, बट एवरीथिंग इज नाउ कवर्ड। ओके, तो ये पहला कंपोनेंट अपन ने डिस्कस कर लिया, मटेरियल। दूसरा खर्चा लेबर, एम्प्लॉय कॉस्ट, थोड़ा अच्छा नाम, फील अच्छा होता है कि हमारा एम्प्लॉय है, नहीं तो कहते हैं हमारा लेबर है। ओके, तो देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, वर्कर्स employed on the site of the contract are regarded as direct employees irrespective of nature of task performed। मैंने कहा ना, चाहे स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, काम कैसा ही कर रहा है, आप कहेंगे ये हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर्स हैं, वर्कर्स एट साइट है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हो गए, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस।
एंड द वेजेस पेड टू देम आर चार्ज टू कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली। जितना वेजेस दिया सीधा उसमें डेबिट हो जाएगा। इफ एनी एम्प्लॉयज इंगेज कॉन्करेंटली इन अदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपने कहा एक स्किल्ड आदमी थोड़ी देर यहाँ काम करता है फिर उधर जा कर के वहाँ काम कर लेता है, तब तो उसकी सैलरी को क्या करना पड़ेगा, उसकी तनख्वाह को दोनों में बांटना पड़ेगा। बांटने का जनरल बेसिस क्या होगा, टाइम, कि 4 घंटे इधर काम करता है 4 घंटे उधर काम करता है, तो आधी आधी तनख्वाह बांट दो। So if a worker is engaged concurrently in other contract also, then the total wages paid is apportioned to the contracts on some reasonable basis, usually on time. हाँ, कई बार क्वेश्चंस में आएगा कि ये वर्कर ने आधा टाइम दिया, उसकी सैलरी 50,000 थी, आप कहेंगे 50,000 इंटू 1/2, सिंपल। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी आर डायरेक्टली चार्ज टू कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब आप कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कई बार इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप क्या करते हो, कुछ चीज़ें सीधा बाजार से खरीद लेते हो, किसी की सर्विस ले लेते हो, भाई ये काम तू कर देना, जिसको अपन सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहते हैं। होता है ना, मैंने काम ले लिया, ज़रूरी तो नहीं सारा काम मैं ही करूँ। सपोज आई मैं कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाने का, पता चला वो आरसीसी का काम मैं नहीं करता, मैं आगे किसी को देता हूँ, तो उसको जो पैसा दिया वो ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज एक्सपेंसेस ऑफ इंजीनियर्स, सर्वेयर्स, सुपरवाइजर्स, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सेट्रा, ये सारे जो खर्चे हैं जो डायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट के तो नहीं हैं, तो आप कहेंगे इसके क्या, किसी के भी नहीं हैं, बट इतने सारे इंजीनियर, सर्वेयर, आर्किटेक्ट रखे हुए किसके लिए हैं, ताकि हमारे जितने भी काम चल रहे हैं उन सबको सुपरवाइज कर सके, उनकी प्लानिंग दे सके, उनका एग्जीक्यूशन करा सके। तो डायरेक्ट खर्चा तो नहीं है पर इनडायरेक्ट तो है, बांटना तो पड़ेगा ही सब में, जनरली ऑन अ सूटेबल बेसिस के टाइम कितना कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ये वो सब जैसा भी है। तो दे मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन सर्टेन रीजनेबल बेसिस एज ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को वैसे भी क्या कहा जाता है, ओवरहेड्स। अब आप कहेंगे वो रीजनेबल बेसिस क्या होगा, उसकी चिंता आप ना करें, क्वेश्चन ही देगा। क्वेश्चन क्या देगा, 20% चार्ज कर लो, 10% चार्ज कर लो, ये कर लो, जैसा भी हम उसके हिसाब से क्या कर देंगे, चार्ज कर लेंगे। लिख लीजिए, वुड बी गिवन इन क्वेश्चन, वुड बी गिवन इन क्वेश्चन, इसी में बस थोड़ा सा डैश करके लिख लो, वुड बी गिवन इन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, ये थोड़ा सा वापस समझने वाला पॉइंट है। अब प्लांट एंड मशीनरी का कॉन्सेप्ट समझिए कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, नाउ सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक मशीनरी, समझ लो क्रेन ही है, काम शुरू हुआ उस दिन वहाँ पे भेज दी। हाँ, ये नहीं रोज़ शाम को क्रेन को वापस अपने गोडाउन में बुला लेते हो, वहीं पड़ी रहने देना भाई, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें आप कहेंगे वहीं रहने दो क्योंकि रोज़ यूज़ आती है, वो मिक्सचर्स हैं छोटे छोटे वहीं पड़े रहते हैं। तो आप ऐसी मशीनरीज कॉन्ट्रैक्ट पे ही पड़ी रहती है, तो ऑब्वियसली उसका रिपेयरिंग का खर्चा, उसको ऑपरेट करने का खर्चा इस कॉन्ट्रैक्ट का ही खर्चा है, और उसके साथ साथ उसका जो डेप्रीसिएशन है वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंडिचर है। तो डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमको डेप्रीसिएशन का खर्चा कैसे लिखना है उसका तरीका समझिए। देयर आर 2 अप्रोचेस। सपोज ये जो क्रेन है हमारी 1 लाख रुपए की थी, इस पर डेप्रीसिएशन की रेट 10% है, तो 10,000 रुपये का डेप्रीसिएशन हुआ, कितने साल का, 1 साल का। और मान लीजिए पूरे साल भर तक ये क्रेन यहाँ पे यूज़ हुई, तो एक तो सिंपल सा जो आपको तरीका आता ही है, 2 डेप्रीसिएशन लिख देंगे, वही ट्रेडिंग अकाउंट वाला फीलिंग आएगा ही आएगा आपको, कितना, 10,000। ये तो आपको आता ही है। आप थोड़ा नया तरीका भी समझे, अच्छा लगता है वो, कि ये वाला तरीका तो है ही। दूसरा तरीका एक क्या है, मैं यहाँ पे जैसे ही क्रेन को भेजूँगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ही डेबिट कर दूंगा, 2 क्रेन, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, कितने का, 1 लाख रुपए। फिर जैसे मटेरियल साइड पे था वैसे ही मैं लिख दूंगा क्रेन दैट इज प्लांट एंड मशीनरी एट साइट, कौन सी वैल्यू, WDV वैल्यू 90,000। बात तो एक ही है, 1 लाख डेबिट किया, 90,000 क्रेडिट किया, नेट क्या किया, 10,000 डेबिट। आप कहें यही ठीक है ना, ये जमेला क्यों कर रहे हैं, कुछ नया,
लगना चाहिए ना कि हमने कुछ काम किया है। और मैंने आपको कहा था अपन लोगों का काम यही है, एक छोटे काम को थोड़ा बड़ा करो ताकि फीस 10,000 की जगह 1 लाख रुपए लो। ओके, तरीका तो यही होता है ना, दैट यू नीड टू शो योर इंपॉर्टेंस। नहीं तो कोई पूछेगा ही नहीं क्या सीए तो क्या है, गली गली में फिरते हैं। ओके, नहीं तो सीए साहब। तो अंडरस्टैंड, वन इज वी राइट डिप्रिसिएशन, अनदर इज वी डेबिट द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। हाँ, ये जरूरी नहीं है कॉस्ट हो, इट कैन बी कॉस्ट और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एंड वी क्रेडिटेड विद द क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। आपने कहा ये तो ठीक है जब क्रेन अभी तक वहीं पे पड़ी हो, सपोज 9 महीने क्रेन काम में ली और फिर वापस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे बेच दी या गोडाउन में रिटर्न कर दी, तो मटेरियल भी तो किया ही था। तो बाई क्रेन एट साइड के बजाय क्या हो जाएगा, बाई प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न्ड। हाँ, आप कहेंगे रिटर्न में वैल्यू कितनी लिखनी है, जिस दिन रिटर्न की उस दिन की डब्ल्यूडीवी। आपने कहा हमने तो 9 महीने काम में ली, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 के बजाय कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7,500। तो 7,500 1 लाख में से कम करोगे कितना बचेगा, 92,500। तो अपने आप ये 90,000 के बजाय 92,500 आया, डेप्रिसिएशन नेट क्या हो गया, 7,500। तो प्लांट एंड मशीनरी का प्रेजेंटेशन का 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों ही अलाउड है। आप कहेंगे हम तो डेप्रिसिएशन ही रखेंगे, मैं कहूँगा नहीं, अपने को ये वाला तरीका लगाना है। लगना तो चाहिए कि हमको कुछ और भी आता है। रादर कॉन्ट्रैक्ट का मोस्ट कॉमनली यूज तरीका ये होता है कि जो जो मशीनें भेजी डेबिट करो ताकि दिखता रहे, अच्छा इस कॉन्ट्रैक्ट में ये मशीन भी गई है, ये भी गई, ये भी गई, वापस आ गई, चलो ये भी दिख रहा है, तो बाकी की मशीनें तो वहाँ होनी चाहिए। पता चला 1-2 मशीनें ही गायब हो गई है तो उससे भी कंट्रोलिंग रहेगा। तो देखिए क्या लिखा है प्लांट एंड मशीनरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंस मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन एट साइट, so contractor has to send plant and machinery at its site पे भेजनी पड़ेगी। the contract account is debited with cost या opening WDV of plant sent to site, जो plant भेजा उसकी opening WDV या cost से इसको डेबिट कर देंगे। when such plant is returned, वापस रिटर्न हुआ, it is credited to contract with the WDV on, अंडरलाइन करिएगा, date of return, जिस दिन रिटर्न किया उस दिन की WDV। If such plant is still at site at the end of the year, it is shown as closing balance in contract account at closing WDV. Simple. हाँ, अब लिखो भाई। Alternately, only depreciation may be shown in contract account। सिर्फ डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, ओनली डेप्रिसिएशन में बी शोन इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन भी लिखा जा सकता है। फॉर द पीरियड फॉर विच प्लांट एंड मशीन वॉज यूज्ड, फॉर द पीरियड फॉर विच प्लांट एंड मशीन वॉज यूज्ड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए यूजुअली नॉट प्रिफर्ड। हाँ, वो उसको प्रिफर नहीं करते, अपने तो ये वाला तरीका ठीक है। ओके, यूजुअली नॉट प्रिफर्ड, वो हम प्रिफर नहीं करते। चलिए जी, तो ये मैक्सिमम पार्ट तो अपना हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या क्या आएगा। आपने कहा साहब हमने काम शुरू किया, मटेरियल की खूब सारी एंट्रीज आ गई, लेबर आ गया, एक्सपेंसेस आ गए, प्लांट एंड मशीनरी का नेट डिप्रिसिएशन समझो वो आ गया। अब काम ख़त्म तो हुआ नहीं है, मान के चलो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, 2-4 दिन बाद वो भी करेंगे कि लास्ट ईयर में जब काम ख़त्म होगा तब क्या उस वक्त सेल आ जाएगी, पर अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो किस नाम से आएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो अब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है इसको कैसे लिखा जाता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ दिस चैप्टर। वैसे तो कल मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि खर्चा इतना हुआ, काम हमने थोड़ा किया पर पैसा उससे ज़्यादा मिला तो इसलिए थोड़ा प्रॉफिट तो हो ही गया, पर वो पैसा मिलना ही सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है, देयर आर सम मोर रूल्स टू बी अंडरस्टूड। तो वो अपन अब क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे और फिर कल इसके साथ क्वेश्चंस भी शुरू कर देंगे। ओके, सो गुड डे एवरीवन।